party must be given priority. फॉर्मूला 2024। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत ने विपक्षी दलों में अब जान फूंक दी है। यही वजह है कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को बनाने में अब जुट चुके हैं। सब अपने अपने फॉर्मूले दे रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिशन 2024 को लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया है। ममता के मुताबिक राज्यों में मजबूती के आधार पर दलों को नेतृत्व करना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी का फॉर्मूला विपक्षी एकता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसका जमीन पर उतरना इतना आसान नहीं है। विपक्ष के ज्यादातर दलों को यह फॉर्मूला मंजूर हो सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? Strong party must be given priority. वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद कांग्रेस तो गदगद है, पूरी विपक्ष भी गदगद है और विपक्ष को लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने का उसे एक फॉर्मूला मिल गया। अलग अलग राज्यों की विपक्षी क्षत्रपों ने एक साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। इन सब में अपने अपने फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को दिया है। अगर ममता के फॉर्मूले को बंगाल कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया तो फिर आगे क्या होगा? रिपोर्ट आप देखिए। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत 2024 में विपक्ष का फॉर्मूला बदलने वाली है? क्या तीसरे फ्रंट की लड़ाई अब खत्म हो जाएगी? क्या विपक्ष अब मोदी के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ आएगा? ये तमाम सवाल हैं जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस को लेकर अब विपक्षी नेताओं के तेवर बदल गए। कांग्रेस की जीत पर विपक्ष दीवाना हो गया। शरद पवार से लेकर अखिलेश और ममता बनर्जी तक कांग्रेस की जीत से गदगद हैं। अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल करके रहते हैं, हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहाँ हर जाति धर्म के लोग मिल के रहते हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत बांट रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने। और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहाँ पर जी। और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के लोगों। कल तक विकल्प के तौर पर तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश करने वाली दीदी अब कांग्रेस के साथ अब जाने का मन बना रही हैं, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने एक फॉर्मूला भी तय कर लिया है। लेकिन जीत से गदगद कांग्रेस ने भी दीदी के फॉर्मूले को नकारने में जरा भी देर नहीं लगाई। अधीर रंजन चौधरी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह कर्नाटक का साइड इफेक्ट है। So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि
ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है। कभी कही होगी, सुने आपने? चुनाव जब चल रहे थे, ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें, कभी नहीं कही। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के बाद एक ऑफर दे दिया। ममता के मुताबिक जो जिन सीटों पर ताकतवर है उन पर लड़े। ममता बनर्जी उन 200 सीटों की बात कर रही हैं जिस पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। अब जरा इन सीटों का हाल समझ लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। राजस्थान की 25 सीट में से बीजेपी के खाते में 24 सीटें, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं। मध्य प्रदेश में जहां 29 सीटें हैं, वहां 28 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है। हिमाचल की 4 सीटों में से 3 बीजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में है। ऐसे में हरियाणा में सभी 10 सीटें बीजेपी को चली गई। असम की 14 सीटों में से 9 बीजेपी के पास, जबकि 3 कांग्रेस के पास है। कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 बीजेपी के पास, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास। गुजरात की सभी 26 सीट बीजेपी के पास चली गई। गोवा की 2 सीटों में से 1 बीजेपी के पास तो 1 कांग्रेस के पास है। नीतीश कुमार पहले ही 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तय कर चुके हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार हो, जो जिस राज्य में मजबूत हो उसे बाकी विपक्षी पार्टियां समर्थन करें। उधर शरद पवार भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का फॉर्मूला दे चुके हैं और अब ममता की एंट्री के बाद विपक्ष के कई नेता इस पर सहमति जता रहे हैं। आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल करके रहते हैं, हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहाँ हर जाति धर्म के लोग मिल के रहते हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत बांट रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने, और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहाँ पर जी। और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के लोगों। यानी अगर ये दल अपने अपने लेवल पर मजबूती से लड़े और कांग्रेस साथ आए तो लड़ाई दिलचस्प होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी के लिए मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी है, बिहार जहां मुख्य विपक्षी जेडीयू और आरजेडी है, पश्चिम बंगाल जहां टीएमसी बीजेपी की प्रतिद्वंदी है, तेलंगाना जहां केसीआर की बीआरएस का बीजेपी से मुकाबला है, दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी है, ओडिशा जहां पर बीजू जनता दल है। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी के राज्य अलग अलग हैं और महत्वाकांक्षाएं भी अलग अलग हैं। साथ ही वोट बैंक भी सबके अपने अपने हैं। ऐसे में इन फॉर्मूलों पर काम करना आसमान में पत्थर से सुराख करने जैसा है। अगर ऐसा होता है तो फिर बात चेहरे पर ठहर जाती है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ढापली है और अपना अपना राग है। एक और राहुल है तो दूसरी ओर ममता, नीतीश, केजरीवाल और केसीआर भी हैं। खैर, चुनाव में अभी साल भर का समय है। आज जो साथ है वो कल नहीं होंगे और कल जो साथ होंगे वो पता नहीं कौन होंगे। इसलिए फॉर्मूलों का दौर चलते रहना जरूरी है, लेकिन वो कितनी कारगर साबित होगी वो इन सभी के आपसी सामंजस्य पर टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं कर्नाटक के बूस्टर डोज से कार्यकर्ताओं में जो जोश जगा है, उसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। इसके मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं। कांग्रेस का विजय रथ अगर आगे बढ़ता है तो बीजेपी की राह मुश्किल होती चली जाएगी और फिर इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। आखिर कैसे, जानिए आप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गदगद कर दिया है। बीजेपी की हार ने दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक को उससे छीन लिया है। कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता राज्य था जहां बीजेपी किसी तरह से सत्ता पर काबिज हुई थी। उसे उम्मीद थी कि यहां से वो दक्षिण के बाकी राज्यों तक अपना पैर पसारेगी, लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के सपने को तोड़ दिया। बीजेपी 104 सीटों से सिमटकर 65 सीटों पर आ गई है, यानी उसे 39 सीटों का नुकसान हुआ है।
तो लोग इसकी चर्चा शायद ना करते हों, लेकिन ये हकीकत है कि करप्शन से मध्यम वर्ग, जो गरीब तबका, जो आम व्यक्ति है, जो बहुत पैसे वाले हैं उनको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पेट काट के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है वो व्यक्ति जानता है कि दिहाड़ी क्या होती है, रोज़ पैसे कमा के चूल्हा जलाना क्या होता है। तो उन लोगों को करप्शन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनको करती है, इम्पैक्ट करती है। और कर्नाटक में हमने जो आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर, 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं ना कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। तो हमको जो विश्वास जनता का प्राप्त हुआ है वो हमारे जो करप्शन के एलिगेशंस थे और हमारी 5 गारंटीज थी उसको देखकर जनता ने दिया। अब हम जब सरकार बना रहे हैं तो हम लोगों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, बोमई सरकार के जो करप्शन इश्यूज थे उनको टेकअप करेंगे। बीजेपी के स्टार नेताओं के दौरे से चुनावी हवा का रुख बदल जाया करता था। 2014 के बाद से तो ऐसा ही देखा जा रहा था। शायद इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद थी, लेकिन 2014 के बाद पहली बार बीजेपी ने महसूस किया कि राहुल गांधी नाम की आंधी ने जीत की दिशा बदल दी। लेकिन इस जीत का आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा? क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? क्या बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में आगे की राह मुश्किल हो जाएगी? क्या इस चुनाव ने 2024 की पिच तैयार कर दी है, जहां बीजेपी और विपक्ष आमने सामने होंगे? ये सारे सवाल कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद उठ रहे हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में अभी 5 राज्यों में और चुनाव होने हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मिजोरम में MNF की सरकार है और तेलंगाना में BRS की सरकार है। तो मोदी जी को, अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को, अब बताइए, बजरंग बली बोल के आप ठप्पा लगाओ, बटन दबाओ, ये अपना आप में क्राइम है, ये क्राइम है। इसके आधार पर तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। अब ये जो परिणाम आए हैं कर्नाटक के, आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकार गिरी है, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें, बाकी आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है। इन चुनावों में मध्य प्रदेश को बचाए रखने की चुनौती तो बीजेपी के पास ही है, बल्कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है उसे जीतना भी चुनौती है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत सारी समानताएं हैं। कर्नाटक के समान यहाँ पर भी 2018 में बीजेपी को हटाकर लोगों ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन कर्नाटक जैसा सत्ता पलटने के लिए ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में भी चला, जिसमें कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक के रिसोर्ट में रखा गया था। उनके इस्तीफे से सरकार गिरी और सत्ता में फिर बीजेपी की वापसी हुई। अब कर्नाटक के बाद बीजेपी को मध्य प्रदेश को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि कर्नाटक जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद जरूर है, लेकिन उसके लिए भी आगे का रास्ता आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है, उसी तरह से कांग्रेस के लिए राजस्थान में। वहां राजस्थान कांग्रेस में खेमेबाजी किसी से छिपी नहीं है। लगातार पायलट बागी तेवर दिखा रहे हैं। ये जो जन संघर्ष यात्रा है, ये जनता की आवाज सुनकर जनता की आवाज बनने का हमारा प्रयास है। और मैंने कहा आज से नहीं, बहुत पहले से हम ये करते आ रहे हैं। ये करप्शन कहाँ नहीं होता, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक क्या जांच पहुंच रही है, क्या पारदर्शिता से जांच हुई है। पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी। एंड में क्या हुआ, अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जांच पारदर्शी हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की। सचिन पायलट का ये बागी तेवर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। वैसे भी राजस्थान में कर्नाटक की तरह सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। इन चुनौतियों से निपटना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। उधर तेलंगाना में भी केसीआर से मुकाबला कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला। केसीआर की पार्टी की तेलंगाना में गहरी पैठ है।
ये चंद्रशेखर राव 2 बार से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछली बार 90 में से 68 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सियासी अदावत बड़ी चुनौती है। साथ ही बीजेपी नेता रमन सिंह की साफ सुथरी छवि भी है। यानी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। ऐसे में कहना मुश्किल नहीं है कि 2023 के इस टक्कर में जो जीतेगा वही 2024 का सिकंदर कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं कर्नाटक चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को बहुत फायदा मिला है। कर्नाटक चुनाव परिणामों के बाद कहा जाने लगा है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरी है। तो क्या इसी साल होने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों पर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कमाल कर पाएगी? और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी? रिपोर्ट आप देखिए। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बम्पर जीत के लिए सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की काफी चर्चा है। 150 दिन और 4000 किलोमीटर से अधिक चली भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में 21 दिन गुजारे और 511 किलोमीटर की दूरी तय की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 21 दिन चली और कर्नाटक के चामराजनगर से होते हुए मैसूरू, मांड्या, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेलारी और रायचूर से गुजरी। इन 7 जिलों में 48 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 32 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। ये 2018 के विधानसभा चुनाव से 2 गुने से भी अधिक है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 48 सीटों में से केवल 15 सीटें जीत पाई थी। कर्नाटक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था। कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कर्नाटक का करारा जवाब है उस तानाशाह को जिसको लगता है कि वो तानाशाही के बल पर घर और सदस्यता छीन सकते। 2019 में किस चीज की बात करी मोदी जी ने? सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद। अब 2024 में मैं नहीं जानता कौन सी बात करेंगे, पर आज जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, आज जो जिसका भविष्य, हमारे नौजवानों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें, ये बात नहीं करते। आप कर्नाटक में उनका पूरा प्रचार देखिए। तो अब जनता, मैंने शुरू में कहा था, जनता बहुत समझदार हो गई है। बहुत अंतर है पिछले 5 साल में और पिछले 10 साल में। मैं तो 44 साल से चुनाव लड़के जीत रहा हूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में कितना परिवर्तन आया है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक को सबसे ज्यादा समय दिया। इसमें हुआ ये कि पार्टी कैडर को संगठित करना आसान हो गया। राहुल गांधी वोटर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काफी अच्छे से संपर्क बना पाए। मैसूर में जब भारी बारिश के बीच एक रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया था, वो वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो गया था। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಭಾರತ जोड़ो यात्रा ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। और ऐसे बोलकर हमारे राज्यों ಜನತೆ लोकतंत्र ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। और बेरोजगारी का कांग्रेस पार्टी उठाने। कर्नाटक की जीत के तुरंत बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यात्रा में कांग्रेस को जमीन पर समर्थन जुटाने में मदद की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 134 दिनों में देश के 14 राज्यों के 75 जिलों से होकर गुजरी। इनमें राजस्थान के 7 जिले भी शामिल हैं, जिनकी करीब 33 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरी। यात्रा ने राजस्थान के 7 जिले
झलावड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर में करीब 525 किलोमीटर का सफर तय किया। इन 7 जिलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 33 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में इन 33 में से 18 पर कांग्रेस का कब्जा है। इस यात्रा के दौरान राजस्थान एकमात्र राज्य था जहां कांग्रेस की सरकार थी। माना जा रहा है कि इस यात्रा ने राजस्थान में कांग्रेस को एकजुट करने का काम किया, लेकिन पिछले दिनों एक बार फिर जिस तरह से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दूसरे पर हमला करते नजर आए, उसे इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरी। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों और 26 विधानसभा सीटों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। आपको बता दें कि इनमें से 16 सीटों पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं लोकसभा की कुल 29 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीती थी, लेकिन 2018 में उसे एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस क्षेत्रों में आंतरिक कलह के चलते सरकार लगभग 1.25 साल ही चला सकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद उनके समर्थक 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, और इससे राज्य में बीजेपी की फिर से सरकार बन गई। कर्नाटक में जीत का खुमार उतारने से पहले राजस्थान की बगावत ने कांग्रेस हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाता है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये काफी अहम है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, जबकि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पार्टी वापसी की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी के पास 4 में से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को अब ये लगने लगा है कि अगर हम एकजुट हुए तो सन 2024 की लड़ाई में हमारी जीत होगी। लेकिन आने वाले समय में भी वक्त बताएगा कि आखिर विपक्ष किस तरह से रणनीतियां बनाता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार। Strong party must be given priority.